ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो है अप्रैल मई जून 2024 के त्रैमासिक राशिफल के बारे में। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल आते ही हैं। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर भी यथासंभव मैं वीडियो बनाता ही हूँ, लेकिन ये जो त्रैमासिक राशिफल होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनको बनाने का औचित्य ये होता है कि आपको अवगत कराया जाए कि आने वाले 3 महीनों में ग्रहों की स्थिति में क्या बदलाव आ रहे हैं, और संक्षिप्त रूप में वो बताया जाए कि हाँ, इस बदलाव से आपके जीवन में क्या अच्छा और क्या बुरा घटित हो सकता है। तो जो ज्योतिष से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ज्योतिष को एक गाइडेंस के टूल की तरह समझते हैं, वो उनके लिए त्रैमासिक राशिफल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यकीन मानिए जो 3 महीने का कालखंड है इसमें बहुत कुछ बदल रहा है। जहाँ पर वर्ष का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन होगा यानी कि देवगुरु बृहस्पति का, जो कि आपके लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह आपके लग्नेश हैं, लग्न के स्वामी हैं। इसके साथ ही अप्रैल का महीना काफ़ी उथल पुथल मचाएगा, क्योंकि यहाँ पर बुध की स्थिति बहुत अजीब सी होगी, सूर्य ग्रहण लगेगा। इसके साथ ही मंगल अपनी राशि में एक बार आएंगे और वहाँ से अपना नया कालचक्र शुरू करेंगे। सूर्य भी उच्च के हो जाएंगे और उनका भी एक नया कालचक्र स्टार्ट होगा। राहु और मंगल की युति होगी, जिसको अंगारक दोष कहते हैं या अंगारक योग कहते हैं। बृहस्पति और शनि आपस में केंद्र में आ जाएंगे, जिसको केंद्रादि योग कहते हैं। सूर्य और गुरु की 2 बार युति होगी इस वर्ष, और इसके साथ ही कई बार ग्रहों की युति एक ही राशि में, एक ही भाव में होगी, 3-3 ग्रहों की, 4-4 ग्रहों की। ये सब तो चलेगा ही, लेकिन जून तक आते आते शनि भी वक्र अवस्था में आ जाएंगे, यानी कि वक्री होना शुरू हो जाएंगे। तो बहुत कुछ घटित हो रहा है 3 महीने के कालखंड में, और इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, यही हम विवेचना करने की कोशिश करेंगे इस त्रैमासिक राशिफल के वीडियो में। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य देख सकते हैं। मेरे हिसाब से लग्न राशि से ज़्यादा सटीकता और रिलेटिबिलिटी आती है, तो जिनको कंफर्म है वहाँ से देखिए, नहीं पता तो चंद्र राशि से भी अवश्य देख सकते हैं। इन शॉर्ट, लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। पुनः समझाने का प्रयास करूंगा कि यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। कुछ बहुत विशेष उपाय वीडियो के अंत में बताऊंगा, जिसके करने से सकारात्मकता की वृद्धि अवश्य होगी। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का, जो कि है मीन के लिए अप्रैल के महीने के साथ। शुरुआत करते हैं अप्रैल के महीने के साथ। अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत बड़े बड़े बदलाव लाएगा, सभी के लिए लाएगा, क्योंकि ये वो महीना है जहाँ पर गुरु अपना राशि परिवर्तन करने वाले होंगे, तो वो एक ट्रांजिशनल फेज में होंगे। इसके साथ ही इस महीने सूर्य ग्रहण लग रहा है, जो वर्ष का दूसरा ग्रहण है, वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण है, और बुध की अवस्था भी इस महीने बहुत उथल पुथल मचाएगी। सबसे पहला प्रभाव जो आपको देखने को मिलेगा इस वर्ष वो है शुक्र का, क्योंकि वो 31 मार्च को ही आपके लग्न में आकर स्थापित हो गए होंगे। और आपके लिए शुक्र भले ही अष्टमेश है और तीसरे घर के स्वामी है। तीसरे घर का स्वामित्व तो मैं कई बार बता चुका हूँ कि अच्छा ही होता है। हाँ, कई बार शास्त्र इसको बुरा घर कहते हैं, लेकिन देखिए जरूर नहीं कि शास्त्र में जैसा लिखा है उसको वैसा ही माना जाए। वो क्या भाव होता है उस चीज़ के पीछे, उसको समझना चाहिए। तीसरे भाव को कहीं ना कहीं त्रिक भावों जैसा ही माना जाता है, लेकिन इस भाव में बहुत शुभता भी है, क्योंकि ये एफर्ट्स का भाव है। तो जब तीसरे घर के स्वामी लग्न में आएंगे, यानी कि आपके एफर्ट्स में एक तेजी आएगी। आपके लिए शुक्र अच्छे ग्रह है, ये भी कहीं ना कहीं एक विडंबना है, क्योंकि आपके अष्टमेश है, तो ये माना जाता है कि शुक्र आपके लिए अच्छे नहीं है, नहीं मीन के लिए। कारण जो एक ज्योतिष का नियम होता है, एक रूल होता है कि जो भी ग्रह आपके लग्न में उच्च का होता है, वो ग्रह आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा बन जाता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ उसका स्वामित्व क्या है। फॉर एग्जाम्पल कर्क लग्न में बृहस्पति उच्च के होते हैं, तो इरिस्पेक्टिव कि वो कहाँ के स्वामी है, फॉर एग्जाम्पल उनके लिए वो एक बुरे भाव के भी स्वामी कहीं ना कहीं बन जाते हैं, यानी कि छठे घर के नहीं, लेकिन उनके क्योंकि लग्न में वो उच्च के होते हैं, तो उनका जो एक नेचर है कर्क के प्रति वो एक स्नेहपूर्ण वाला होता है। जैसे तुला के लिए शनि तुला में उच्च के होते हैं, तो इसलिए वो उनके लिए अनकंडीशनल बेनिफिट बन जाते हैं। वैसे ही शुक्र क्योंकि मीन में उच्च के होते हैं, इसलिए आपके लिए एक शुभ ग्रह है।
तो शुक्र का लग्न में आना कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्रभाव देगा। अब ये प्रभाव बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगा जो अच्छा वाला है, इसका एक कारण होगा वो बताऊंगा मैं, लेकिन करीबन महीने के शुरुआती 9-10 दिन तो इसका अच्छा प्रभाव रहेगा। सबसे पहले उच्च के शुक्र अपने आप में लग्न में आते हैं तो अच्छा प्रभाव देते हैं। उच्च के शुक्र हैं यानी कि पैसा, वाहन, घर, लग्जरी सब कुछ आपको प्राप्त होगा। अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है क्योंकि अष्टमेश यहाँ पर है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है राहु के साथ है। राहु और शुक्र की युति बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी मानी गई है। कारण यह है कि दोनों ही कलयुग के सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह हैं जो पैसा देते हैं, तेज गति से देते हैं। और राहु एकमात्र ग्रह जिसके कंट्रोल में आते हैं वो है शुक्र महाराज, क्योंकि बाकी सब ग्रह के अंदर ये क्षमता आज के टाइम में है ही नहीं कि वो राहु को कंट्रोल कर ले। लेकिन शुक्र, क्योंकि वो राहु के आचार्य हैं यानी कि दैत्याचार्य हैं, इसीलिए राहु के साथ उनकी युति बहुत कंट्रोल उनको कर लेती है। और ये दोनों जैसे मैंने कहा भौतिकता के सबसे बड़े कारक है। राहु रातों रात आपको नीचे से ऊपर उठा सकते हैं, हाँ ऊपर से नीचे भी गिरा सकते हैं अगर वो उनका बुरा प्रभाव है। यानी कि सडन चेंजेस जब आते हैं तो राहु के कारण आते हैं। और शुक्र भी कहीं ना कहीं जब अपना कुछ देने पर आते हैं, क्योंकि लक्ष्मी का स्वरूप है, शुक्र को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, तो ये युति आपके लिए अच्छी है। धन बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा। यहाँ से दोनों बिजनेस के भाव को देख रहे हैं तो बिजनेस में भी पैसा आएगा। सूर्य के साथ शुक्र की युति कोई बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन क्योंकि सूर्य आपके छठे घर के स्वामी हैं और आपके लग्न भाव में बैठे हैं, और शुक्र आपके 8वें घर के स्वामी हैं और लग्न भाव में बैठे हैं, तो ये जहां अपनी अपनी जगह पर इंडिविजुअली ठीक प्रभाव देंगे, क्योंकि छठे घर का स्वामी कहीं ना कहीं आपके अंदर क्षमता और आपके जो प्रयत्न है उसमें वृद्धि करेगा। लेकिन क्योंकि 6-8 इनका यहाँ पर स्वामित्व होगा तो सेहत को लेकर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये दोनों ही भाव बीमारियों से संबंधित होते हैं। और आपके जो लग्न के स्वामी हैं उन पर 12वें घर की दृष्टि भी है शनि की, तो अपनी सेहत को लेकर आपको बहुत केयरफुल इस महीने में रहना है, और वो प्रॉब्लम बढ़ता हुआ जाएगा। इसीलिए पैसा अवश्य आ सकता है इस महीने, लेकिन धन को लेकर बहुत केयरफुल, सेहत को लेकर बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं राशि परिवर्तन के लिए तत्पर रहेंगे और वो आपके 3रे भाव में आने के लिए तैयार है, 1 महीने में ही आ जाएंगे। 3रा भाव कहीं ना कहीं गति देता है जीवन को, उस पर हम चर्चा करेंगे और एक विस्तृत वीडियो भी अवश्य बनाऊंगा। लेकिन दूसरे घर में बृहस्पति जाते जाते बहुत कुछ सिखाकर जाते हैं। जब भी बृहस्पति किसी चीज़ को छोड़कर जाते हैं, क्योंकि उनका वो गुरु है, गुरु का काम क्या होता है? सिखाना, कोई सीख देना, कोई ऐसी टिप दे जाना, कोई ऐसा कुछ आपको रूल सिखा देना जिसके कारण आप बहुत कुछ आगे अर्जित कर सकते हैं। तो धन स्थान में है, जाते जाते कुछ ऐसा देकर जा सकते हैं जिससे लॉन्ग टर्म आपको धन कमाने में मदद प्राप्त होगी। ये सब अच्छा है, लेकिन 2 चीजें हैं इस महीने जो तंग करेंगी। पहला है बुध का वक्री होना। 2 तारीख को ही बुध वक्री हो जाएंगे। ठीक है, बुध एक ऐसे ग्रह है जो हर तीसरे दूसरे महीने में वक्री होते रहते हैं। कारण होता है इसके पीछे पूरा एक जो हम ज्योतिष में एक भाग होता है जहाँ पे ग्रहों की गणना करते हैं, उसके हिसाब से हर ग्रह की एक डिग्री होती है पर्टिकुलर। जैसे बुध और शुक्र की वो इंटरनल प्लैनेट्स है तो उनकी अलग होती है, एक्सटर्नल प्लैनेट्स मंगल, शनि और बृहस्पति उनकी अलग होती है। तो इसीलिए बुध कहीं ना कहीं हर कुछ महीनों में वक्री होते रहते हैं, वो आम चीज़ है बुध के लिए। लेकिन हाँ, उसका प्रभाव पड़ता है, अच्छा या बुरा जो भी है वो अचानक से पड़ता है। लेकिन यहाँ पर बुध केवल वक्री नहीं हो रहे, पतित भी हो रहे हैं, यानी कि गिर भी रहे हैं पिछली राशि में। पहले भी समझा चुका हूं मैं कि ग्रह कभी कभी पतित हो जाता है, यानी कि पिछली राशि में गिर जाता है। इसको फॉलन प्लैनेट कहते हैं इंग्लिश में। एक राशि में 30 डिग्री होती है, तो कभी कभी कोई ग्रह अगर इनिशियल डिग्री पर, फॉर एग्जाम्पल बुध जो बहुत तेज गति से चलते हैं तो वक्र होते हैं तो भी तेज गति से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो अगर 5 डिग्री पे है, 6 डिग्री पे वक्री हो गए, तो पीछे जाते जाते वो पिछली राशि में गिर जाते हैं। और ऐसा ही बुध के साथ हो रहा है, जब वो 2 तारीख को वक्री होकर 9 अप्रैल को पतित हो जाएंगे, यानी कि आपके वापस लग्न में ही आ जाएंगे। जो पतित ग्रह होता है वो बहुत वॉलेटाइल होता है। जैसे कभी कभी राहु केतु की प्रेडिक्शन देना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ये दोनों ग्रह नेचुरल नहीं है, नॉर्मल नहीं है, अनकन्वेंशनल ग्रह है। वैसे ही जो पतित ग्रह होता है वो भी बहुत वॉलेटाइल होता है। उसको समझना, उसका आचरण समझना, उसकी रूपरेखा तय करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब प्रॉब्लम यह है कि आपके लग्न में ही आकर वक्री हो रहे हैं और यहाँ पर नीच के भी हो रहे हैं।
अच्छी चीज़ है कि नीच भंग भी हो जाएगा, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, कभी कभी मेरे पास कंसल्टेशन भी आते हैं, लोग पूछते हैं कि हमारा नीच भंग हो रहा है, क्या सब ठीक हो जाएगा? नहीं, अगर नीच भंग हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि ग्रह की नीचता पूरी खत्म हो जाएगी। कहीं ना कहीं वो जो नेगेटिव तत्व है थोड़े कम अवश्य होते हैं, लेकिन अगर ग्रह नीच का है तो अवश्य उसका प्रभाव आएगा। अब नीच का ग्रह पैसा बहुत देता है, मैं कई बार बता चुका हूं, लेकिन नीच हो कौन रहे हैं? बुध। बुध क्या है? आपके बुद्धि के कारक है। तो उनका नीच का होना, उनका राहु के साथ युति बनाना, यानी कि डिल्यूजनल, और आपके बाधकेश भी हैं वो, तो यहां पर कहीं ना कहीं सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। जो मैंने कहा था, यहां पर मानसिक सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है, और ये उनके साथ ज्यादा होगा जिनकी अपनी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति, लग्न की स्थिति, लग्नेश की स्थिति, बुध की स्थिति बहुत खराब है। तो यहां पर अपनी मानसिक सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा। ये बहुत बड़ा टाइम नहीं है, क्योंकि कारण क्या है कि यहाँ से कुछ ही टाइम बाद सूर्य निकल जाएंगे, तो ये बहुत बड़ा टाइम नहीं होगा। लेकिन जो महीने का शुरुआती 15 दिन का टाइम होगा, यहाँ पर आपको बहुत केयरफुल रहना। यहाँ पे कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना। बहुत बार आप विचलित होंगे, बहुत बार परेशान होंगे, वो नहीं करना। कुछ लिखा पढ़ी के कार्य आपके अटक सकते हैं, तो पहले ही उन चीज़ों में ध्यान दीजिएगा। डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो पहले ही उस पर ध्यान दीजिएगा। तो इन सब चीज़ों पर कार्य आपको पहले ही करके रखने हैं। और स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा कष्टकारी होगा, क्योंकि राहु जो बुध है वो नीच के हो गए और पतित हो गए। स्टूडेंट्स के कारक होते हैं बुध, तो उनका इस प्रकार का प्रभाव जीवन में थोड़ी सी उथल पुथल ला सकता है। और यहां से देखिए क्या हो रहा है, यहां से सूर्य, राहु, बुध, शुक्र, ये सब सप्तम भाव को देख रहे हैं। अब शुक्र का सप्तम भाव को देखना बुरा नहीं होता, ये भी नहीं बोलना चाहिए मंगल भी सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो मैरिड लाइफ पर इसका बुरा प्रभाव अचानक से पड़ सकता है। ये महीना ऐसा रहेगा जहां पर मिसकम्युनिकेशन पे मिसकम्युनिकेशन, समझ ही नहीं आएगा कि लड़ाइयां किस बात पे हो रही हैं, बस हो रही है। एग्रेशन बहुत रहेगा मंगल के कारण। और इसके साथ ही कहीं ना कहीं बुध का जब इन्वॉल्वमेंट आ गया, यानी कि लीगैलिटी, तो जो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत चल रही थी जिनके, वो कहीं ना कहीं लीगल प्रोसेस के थ्रू तरफ जा सकते हैं, जाने के बारे में सोच सकते हैं। तो मैरिड लाइफ पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। पैसा यहाँ पे अवश्य आ सकता है, मैं इसमें आपको नहीं बोल रहा कि पैसा नहीं आएगा, लेकिन कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए कि पैसा आ गया तो टाइम अच्छा हो गया। कई लोग होते हैं पैसा बहुत होता है, जीवन को एंजॉय नहीं कर पाते। मेरे क्योंकि इतना कंसल्टेशन होते हैं, कई बार लोगों से बात करने के पता चलता है बहुत पैसा है, दुनिया भर का पैसा है, प्रॉपर्टीज है, साथ में बैठकर खाना नहीं खा सकते लोग घर में। बच्चे नहीं है, बच्चे छोड़कर गए हुए हैं विदेश में और सालों से आते नहीं, फोन भी नहीं करते। तो पैसे से ठीक है, पैसा बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं, लेकिन यहां पर पैसा अवश्य आ जाएगा, लेकिन ये समय आपके मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इमोशनल सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो ये महीना थोड़ा सा केयरफुल होकर बिताइएगा, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है। और हो कहाँ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए सबके लिए ये होगा, ग्रहण सबके लिए लगेगा, सूर्य ग्रहण। अच्छा, सूर्य ग्रहण की बात बताना भूल गया कि ये जो 9 तारीख को बुध यहाँ पे आएंगे, उससे पहले सूर्य ग्रहण भी लग जाएगा 8 तारीख को, और ये भी आपके लग्न में ही हो रहा है। और सूर्य ग्रहण का लग्न में लगना भी सेहत पर बुरा प्रभाव देता है। क्यों? क्योंकि सूर्य इम्यूनिटी के कारक है, और जो मीन लग्न वाले होते हैं इनकी इम्यूनिटी वैसे ही कम होती है, जल तत्व होता है। तो यहां पर अपनी सेहत का बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना है, क्योंकि सब कुछ कहां पे हो रहा है, सब कुछ हो रहा है आपके लग्न भाव पर। और मैं कई बार बता चुका हूं, लग्न भाव पर अगर कुछ प्रभाव पड़ता है उसका हर चीज पर, हर चीज के आपके, हर एस्पेक्ट के आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो सेहत हो गया, अब सूर्य है तो पिताजी की सेहत का भी ध्यान दीजिएगा। जो सरकारी कार्य करते हैं, सरकारी जॉब करते हैं, उनको थोड़ा अपनी इमेज बरकरार रखनी है। जो पब्लिक से जुड़ा कार्य करते हैं, थोड़ी अपनी इमेज बरकरार रखिएगा, क्योंकि उसको खराब करने का प्रयास किया जाएगा। तो इन सब चीजों पर आपको बहुत ध्यान देना है। और क्योंकि बुध वक्री है, बुद्धि के कारक है, तो बहुत उल्टे सीधे डिसीजन ले लेंगे। तो जैसा मैंने कहा, बस प्रयास आपको यह करना है कि इस महीने कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना, दूर रहना है बड़े निर्णय लेने से। इसके बाद राशि परिवर्तन होगा, और वो होगा सूर्य का। जब सूर्य 13 अप्रैल को अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। मैंने कहा था ना कि जो शुरुआती कुछ दिन है उसमें ज़्यादा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे ग्रह आपके लग्न में आ गए, जिसमें सूर्य ग्रहण भी हो गया। अब सूर्य आपके दूसरे घर में आ जाएंगे गुरु के साथ, और ये होगा 13 अप्रैल को। अब देखिए, सूर्य प्रथम चीज तो वो अपनी उच्च की राशि में है, दूसरा वो गुरु के साथ आ गए। इन दोनों की जोड़ी अपने आप में कहीं ना कहीं लक्ष्मी कारक होती है। क्यों? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में सूर्य पंचमेश है, गुरु नवमेश है।
तो दोनों की युति कहीं ना कहीं त्रिकोण के स्वामियों की युति होती है, और ये धन स्थान में हो रही है, यानी कि पैसा बढ़ेगा। ये अर्थ त्रिकोण है, यानी कि जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए अच्छा है। सूर्य छठे घर के स्वामी है, उनका सूर्य के गुरु के साथ युति दूसरे घर में बहुत अच्छी होती है। जो सरकारी जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए अच्छा है, सब कुछ यहाँ पे अच्छा है। और जो क्योंकि ग्रहण सूर्य पे लगा था, अब ग्रहण के कुछ ही दिन बाद उनकी स्थिति बदल गई और उनमें एक सकारात्मकता आ गई, क्योंकि एक नया काल चक्र उनका स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से वो जो उथल पुथल थी वो कहीं ना कहीं महीने के 15-16 तारीख तक ही रहेगी, उसके बाद चीजें बहुत बेटर होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर सूर्य का एक नया काल चक्र है, और सूर्य क्योंकि अर्थ त्रिकोण के स्वामी है, यानी कि जो लोग नई जॉब ढूंढ रहे थे, जॉब में कुछ चेंजेस लाना चाहते थे, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। तो ये स्थिति अच्छी है, बस यहाँ पे थोड़ा सा अपनी वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि वाणी के कारण थोड़ी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर हो सकती है। इसके बाद एक और राशि परिवर्तन होगा, वो होगा मंगल महाराज का। मंगल 23 अप्रैल को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लग्न भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। अब देखिए, ये एक अच्छी चीज है, मैं कई बार समझा चुका हूं कि मेरे हिसाब से मंगल, कुछ शास्त्र इससे सहमत है, कई शास्त्रों में ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरा अपना ज्योतिषीय प्रैक्टिस है, मंगल एक प्रकार से आपके लिए योग कारक ग्रह है, क्योंकि आपके धन स्थान के स्वामी भी हैं और भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं। तो उनका आपके लग्न भाव में आना कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। योग कारक ग्रह का मतलब ये होता है कि आपके कार्य पूर्ण होंगे। अपने आप में प्रॉपर्टी के कारक है, लग्न में आ रहे हैं, प्रॉपर्टी बढ़ाएंगे, प्रॉपर्टी खरीदने का मौका मिलेगा। चौथे घर को देखेंगे, वाहन खरीदने का मौका मिलेगा। आपके भाग्य जो है लग्न में आ रहे हैं, भाग्य का साथ मिलेगा। मंगल शुक्र की होती है, अपने आप में धन कारक होती है, विवाह कारक होती है। तो जिसका विवाह का योग नहीं बन रहा था, उन दोनों का उनका योग बन सकता है विवाह का, सब अच्छा है। लेकिन ये जो राहु और मंगल की होती है, ये विस्फोटक भी होती है, क्रिएटिव भी होती है। राहु एक कैटलिस्ट है। राहु, जैसे मैं कई बार समझा चुका हूं, राहु इज नॉट अ फिजिकल एंटिटी। राहु और केतु ये छाया ग्रह है, और ये हर ग्रह के साथ अपना रूप बदल लेते हैं। राहु को छलिया इसलिए कहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हर ग्रह के साथ अलग प्रकार का बिहेव होता है, और हर ग्रह के अच्छे और बुरे तत्वों को उजागर करने की क्षमता होती है राहु में। इसलिए कई बार जब लोग गुरु चांडाल योग से डरते हैं, मैंने कहा नहीं, बुरा नहीं होता। मैं कई बार वीडियोस भी बनाई है कि गुरु चांडाल योग बुरा नहीं होता। मेरे पास इतनी कुंडलियां पड़ी हैं, भले ही वो राजकीय क्षेत्र में हो, भले ही पॉलिटिक्स में हो, गुरु चांडाल योग वाले लोग कहाँ कहाँ पहुंचे हुए हैं। तो वो पूरी कुंडली का विश्लेषण होता है। वैसे ही जो आपका राहु और मंगल की युति है, जिसको अंगारक दोष कहते हैं, ये अच्छा ही है कि आपके अंदर एक ऊर्जा आ जाएगी, कुछ क्रिएटिव करने का, कुछ अलग करने का, कुछ रिस्क लेने का। यहां से दोनों मिलकर सप्तम भाव को देखेंगे, बिजनेस में अचानक से फायदा होगा आपको। लेकिन ये दोनों की युति गुस्सा बहुत बढ़ाती है, और आपके लग्न में है, यानी कि गुस्सा बहुत बढ़ेगा। और मीन वाले गुस्से वाले होते हैं। ये एक बहुत गलत धारणा है कि जल तत्व है तो गुस्से वाले नहीं होते। हाँ, ये दिखाते नहीं है। जो उनके साथ रहते हैं उनसे कभी पूछिएगा गुस्सा कितना है, क्योंकि गुस्सा इनका अपने घर वालों पर निकलता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। अन्यथा मंगल का लग्न में आना एज अ बीइंग योर योग कारक, और आपके लग्न भाग्येश भी है, धनेश भी है, पैसा बढ़ेगा अवश्य, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ओवरऑल अच्छा है। अच्छा, एक और राशि परिवर्तन इस महीने होगा, वो होगा 25 तारीख को, जब शुक्र अपना राशि बदल लेंगे और वो आपके धन स्थान में आ जाएंगे। शुक्र का अपने आप धन स्थान में आना अच्छा ही होता है, और उनकी युति यहाँ पे गुरु के साथ है। गुरु जो बदलने वाले हैं, शुक्र के साथ युति है, बहुत लंबे समय तक साथ पे नहीं रहेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, गुरु जाते जाते कुछ देकर जाते हैं। तो इस ट्रांजिशन से पहले गुरु के, जैसा मैंने कहा, कुछ आपको ऐसा आइडिया, कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म देकर जा सकते हैं जिससे लॉन्ग टर्म के लिए आपके धन कमाने की जो प्रॉब्लम है वो दूर होगी, और कुछ बहुत क्रिएटिव आप धन के स्वरूप में, अपने इनकम के स्वरूप में, क्योंकि धन स्थान है तो सबसे पहली चीज तो वहीं से आएगी। तो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज अपने धन के स्वरूप में यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ओवरऑल सब ठीक है। जो नेगेटिव चीजें मैंने कुछ कही हैं, मैरिड लाइफ, सेहत, मानसिक सेहत, डिसीजंस, इन सब पर बहुत ध्यान आपको देना पड़ेगा। शनि की जो दृष्टि है वो भी दूसरे घर पे बनी रहेगी, और शनि क्योंकि विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो उनकी जो ऊर्जा है वो भी कहीं ना कहीं इन सारे ग्रहों को मिलेगी। तो धन स्थान में, जैसे मैंने कहा, धन से संबंधित कुछ बड़ा कार्य करने का आपको अवसर यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। बाकी ग्रहों की स्थिति पे थोड़ी सी नजर डालते हैं। केतु सप्तम में बने रहेंगे। मैरिड लाइफ में कई लोगों के प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। मैंने जब केतु का वीडियो बनाया था पिछले वर्ष,
तभी मैंने बोला था, और तब से कितने लोगों का मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आया कि हाँ उनकी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो वो होता है प्रभाव कि केतु को एक सेपरेटर कहा जाता है। जो केतु का सेपरेशन होता है वो बहुत तेज गति से होता है। सूर्य भी एक सेपरेटर है, शनि भी सेपरेटर है, लेकिन उनका सेपरेशन का तरीका अलग होता है। केतु तो एकदम काट देते हैं चीज़ों को। तो मैरिड लाइफ पर ध्यान बनाकर रखना है। शनि विपरीत राजयोग बनाए हुए हैं और बनाए रहेंगे 1 साल तक, तो इसका आपको लाभ उठाना है। विपरीत राजयोग कहीं ना कहीं विपरीत परिस्थितियों में पनपने वाला राजयोग होता है। इसके बाद 1 साल बाद शनि आपके लग्न में ही आएंगे, आपके लाभेश हैं, 12वें घर के स्वामी हैं, बहुत कुछ बदल जाएगा। खैर तब की बात है, लेकिन यहाँ पर जो भाग्य या फिर काल आपको टाइम दे रहा है या फिर एक मौके दे रहा है बदलने के, टू वर्क ऑन योर सेल्फ, उसका लाभ उठाइए। इसका आपको फायदा आने वाले टाइम में मिलेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, इस महीने आपको स्लीप डिसऑर्डर्स, रक्त विकार, इन्फेक्शंस, गले के रोग, ENT की प्रॉब्लम, BP की प्रॉब्लम और पेट के रोग बहुत तंग करेंगे। चलते हैं मई के महीने की तरफ। मई का महीना बहुत विशेष है सभी के लिए, लेकिन आपके लिए विशेषता बहुत बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि पहली ही मई को गुरु का राशि परिवर्तन होगा और देवगुरु बृहस्पति आपके 3रे भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत कुछ निर्धारित करते हैं। अगर हम कारकत्वों की बात करें तो 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके पास जीवन के कई या अधिकतम कारकत्व हैं। एक है गुरु और एक है शनि। गुरु का जो एक गोचर होता है वो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण होता है 2 कारणों से। पहला, स्वयं वो गुरु हैं, भाग्य के कारक हैं, धर्म के कारक हैं, धन के कारक हैं, कई चीज़ों का, जैसे मैंने कहा, एक पोर्टफोलियो उन्हीं के पास है। दूसरा, वो हर वर्ष राशि परिवर्तन करते हैं और जो आपके जीवन में बड़े बदलाव आते हैं कहीं ना कहीं वो गुरु के गोचर से ही आते हैं। जीवन 1 वर्ष में किस तरह से बदलता है, किस तरह से निर्धारित होता है, वो गुरु के ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करता है। गुरु जीव कारक है, उनका नाम एक जीव है। ज्योतिष के शास्त्र पढ़ेंगे तो कई जगह देवगुरु बृहस्पति को केवल जीव लिखकर छोड़ा हुआ है कि हाँ जीव, जैसे शनिदेव को कई जगह मंद कह देते हैं। तो इसी प्रकार से जीव कारक है वो, यानी कि आपका जो जीवन है वो उस वर्ष के लिए 3रे भाव से या जिस भाव में भी जा रहे हैं उससे संबंधित वो कनेक्टेड हो जाता है। अब यहाँ पर देखें तो बृहस्पति लग्नेश हैं और 3रे घर में जा रहे हैं, यानी कि साहस, पराक्रम जो नहीं कर पा रहे थे वो कर पाएंगे। मतलब कि क्या, ऐसा होता है कि कई बार हम बहुत कुछ सोच के रखते हैं कि हाँ हमें ये करना है, ये करना है, प्लानिंग करके रखते हैं, पूरा प्लान मन में बनाकर रखते हैं, सब कुछ तैयार भी कर लेते हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। यानी कि जो चीज़ें आपसे नहीं हो पा रही थी इम्प्लीमेंटेशन के तौर पर, वो आप पूर्ण तरह से कर पाएंगे। 3रा भाव गति का होता है, प्रगति का होता है, ट्रैवल का होता है। ये फिजिकल ट्रैवल की बात भी होती है, लेकिन जीवन को भी आगे बढ़ाता है। जो मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं उनको समझ आता होगा कि मैं 3रे भाव को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। ये कहीं ना कहीं बीज भाव भी होता है, बीज स्थान भी होता है। फर्टिलिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बीज मतलब कि आपके जीवन का बीज कैसे अंकुरित होगा वो ये भाव बताता है। बहुत विशेष भाव है 3रा का। तो यहाँ पे गुरु का आना आपके जीवन को एक नया उजाला देगा, आपके जीवन को एक नई प्रेरणा देगा। इस पर विस्तृत वीडियो अवश्य बनाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा एक टॉपिक है ये, और आने वाले टाइम में इस पर अवश्य वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये मान लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति का आपके लिए यहाँ पर आना बहुत विशेष चीज़ है। सप्तम को देखेंगे, बिजनेस आदि में लाभ मिलेगा, शादी के योग बनेंगे। 11वें घर को देखेंगे, अपने आप में लाभकारी है। भाग्य स्थान को देखेंगे, भाग्य की वृद्धि होगी। हर तरह से आपके लिए गुरु का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके जीवन में कई नई चीज़ों की शुरुआत होने वाली है। तो बहुत विशेष ये गोचर होगा अपने आप में, क्योंकि लग्न के स्वामी और 3रा भाव स्किल्स का है। बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। बहुत विशेष गोचर ये आपके लिए होने वाला है। कहीं ना कहीं गुरु आपके लिए इस वर्ष में बहुत बड़े बदलाव लाएंगे। जैसे मैंने कहा, इस पर विस्तृत वीडियो हर पॉइंट के साथ अवश्य मैं बनाऊंगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये गोचर है इस वर्ष का। एकमात्र बड़े ग्रहों में से, यानी कि राहु, केतु, बृहस्पति, शनि, इनमें से केवल एक गुरु ही है जो राशि बदल रहे हैं। इसके बाद एक और चीज़ होगी 10 मई को, जब बुध आपके 2रे घर में आ जाएंगे। अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो जो बुध का वक्र प्रभाव था, पतित प्रभाव था, नीच प्रभाव था, सब खत्म हो जाएगा। आपके लिए बाधकेश है, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि द्विस्वभाव लगने के लिए 7म भाव और सप्तमेश बाधकेश होते हैं।
बाधक स्थान होते हैं। लेकिन है तो दो केंद्रों के स्वामी, तो दो केंद्रों के स्वामी जब धन स्थान में जाएंगे, पैसा बढ़ेगा, घर में पैसा बढ़ेगा। और बुध की स्थिति अच्छी हो रही है, यानी कि हर प्रकार से आपके लिए अच्छा है। यहाँ पे 10वें घर से पंचम में इतने सारे ग्रह हैं, शुक्र है, बुध है, सूर्य है, यानी कि करियर में आगे बढ़ेंगे। सप्तम से अष्टम में शुक्र है, सूर्य है, बुध है, यानी कि जो कार्य बिजनेस में अटक रहे थे, जो पैसा अटक रहा था, वो वापस आना शुरू होगा। और बुध की स्थिति क्योंकि अब अच्छी हो गई, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी यहाँ पे शुभता देखने को मिलेगी। तो बुध का राशि परिवर्तन जो उथल पुथल उन्होंने अप्रैल के महीने में मचाई थी, उस उथल पुथल में बहुत गिरावट लाएगा, जीवन में सकारात्मकता की वृद्धि होगी। इसके साथ ही देखिए धन स्थान में 3 ग्रह हो गए और लाभ स्थान के स्वामी शनि भी देख रहे हैं, तो इस भाव को बहुत एक्टिवेट कर रहे हैं। तो धन प्राप्ति के लिए, भौतिक सुखों के लिए, घर में धन लाने के लिए, कोई प्रॉपर्टी बेचने के लिए, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ प्राप्त करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा समय आपके लिए दिख रहा है। क्योंकि ये भाव एक करियर का भी इंपॉर्टेंट भाव होता है। क्यों, मैं कई बार बता चुका हूँ, 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण होते हैं और 10वें से पंचम भाव है, यानी कि आपके करियर में बहुत यहाँ पर अचानक से उछाल आ सकता है। तो ये बुध का गोचर भी आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। इसके साथ एक और चीज़ होगी कि आपका राहु और मंगल की युति अकेली रह जाएगी और अंगारक दोष बहुत प्रबल हो जाएगा, क्योंकि और किसी ग्रह का प्रभाव नहीं है। ये विदेश जाने के लिए बहुत मेहनत आपको अच्छे रिजल्ट देगा, विदेश संबंधित कार्यों में सफलता देगा। राहु मंगल युति बहुत क्रिएटिव होती है, बहुत इम्प्लीमेंटिव होती है, यानी कि मैंने कहा ना, जो आप करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो आपने सोच के रखी थी वो इस अंगारक योग के कारण आपकी पूर्ण होगी। आपके अंदर ऊर्जा भी अच्छी रहेगी। मे भी आपको नींद ढंग से ना आए, लेकिन आपका माइंड बहुत एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि राहु तो माइंड एक्टिवेट करते ही हैं। लेकिन पुनः देखिए मंगल सप्तम को देखेंगे, केतु ऑलरेडी है, तो मैरिड लाइफ तो मान के चले कि खराब यहाँ पे भी रहेगी। मैरिड लाइफ में इस 3 महीने में कोई बहुत ज़्यादा सुधार आपको देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि ये कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद भी मंगल दूसरे घर में ही चले जाएंगे, जो अपने आप में मंगल दोष बनाता है। तो ये मान के चलिए कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा सुधार देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद 14 मई को राशि परिवर्तन होगा, को किसका होगा, सूर्य महाराज का, और सूर्य आपके 3रे घर में आ जाएंगे और पुनः एक बार गुरु से युति बनाएंगे। देखिए गुरु और सूर्य की युति अच्छी होती है, मैं अभी पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और सूर्य का 3रे घर में आना बहुत अच्छा होता है। कुछ सरकारी कार्य अटक रहे थे, पूर्ण होंगे। 6ठे घर के स्वामी हैं, तो जीवन में दोनों उपचय भाव हैं, ये भी उपचय भाव है, ये भी उपचय भाव है। तो जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता, जो रुकावटें आ रही थी, जो क्लैरिटी नहीं थी, वो क्लैरिटी दूर होगी। आपका अपना आत्मबल बहुत बढ़ जाएगा, आपके अंदर एक शारीरिक क्षमता बढ़ जाएगी, रिस्क टेकिंग एबिलिटी आ जाएगी। और दोनों मिलकर भाग्य स्थान को देखेंगे, यानी कि भाग्य भी साथ देगा और गाइडेंस भी प्राप्त होगी। तो ये सूर्य की युति भी आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत विशेष प्रभाव देके जा रही है। इसके साथ ही 19 मई को एक और राशि परिवर्तन होगा, वो होगा शुक्र का। और शुक्र भी कहीं ना कहीं आपके लिए 3रे घर में आकर विराजमान हो जाएंगे। और गुरु शुक्र की युति अपने आप में धनकारक होती है। शुक्र अपनी ही राशि में आ रहे हैं, यानी कि अपने एफर्ट से, अपनी मेहनत से पैसा कमाएंगे, कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा। गुरु और शुक्र दोनों ही एक तरह के आचार्य हैं, एक दैत्याचार्य है यानी कि शुक्र, एक देवताओं के आचार्य हैं, ग्रहों के आचार्य हैं, देवगुरु बृहस्पति। तो जब ये साथ में आते हैं तो ज्ञान की वृद्धि होती है। तो यहाँ पे मिलकर 9वें भाव को देखेंगे, घर में कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान कराने का अवसर मिल सकता है, किसी धार्मिक स्थल पर जाने का अवसर मिल सकता है, और धर्म के प्रति आपकी चेतना, आपका उत्साह जागृत होगा। गुरु मिलना तो आज की डेट में बहुत मुश्किल है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि एक सच्चा गुरु मिलना, अगर जिसके पास है, मान के चलिए बहुत लकी हैं आप। अदरवाइज आज के टाइम में एक सत्य गुरु मिलना बहुत मुश्किल चीज़ है। लेकिन कोई गुरुतुल्य व्यक्ति ही मिल जाना, या किसी गुरुतुल्य व्यक्ति की कोई छोटी सी सीख ही मिल जाना कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे लग रहा है कोई किसी उत्तम पुरुष का, किसी महान पुरुष का, किसी गुरुतुल्य व्यक्ति के द्वारा आपको कुछ सीखने को मिलेगा। यह आपके लिए अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पंचम से 11वें में अच्छे योग हैं और पंचम से 9वें पर इनकी दृष्टि है, यानी कि हायर स्टडीज जो करते हैं उनके लिए भी अच्छा है। और भाग्य की वृद्धि यहाँ से भी होगी। तो ये महीना जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा आपके लिए शुभता ही आती रहेगी। तो महीना बहुत अच्छा है आपके लिए। जो 2-3 नेगेटिव चीज़ें कही हैं उनका ध्यान अवश्य रखिएगा। बीपी की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर्स बनी रहेंगे, रक्त विकार तंग करेंगे, गले के रोग बहुत तंग करेंगे। जिनको किडनी या गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है अपना ध्यान ज़्यादा रखें। चलते हैं जून के महीने की तरफ। जून का महीना भी बदलाव से पूर्ण है।
सबसे पहला बदलाव तो पहले ही दिन से उसका एहसास हो जाएगा, क्योंकि 31 मई को बुध आपके तीसरे भाव में आकर बैठ जाएंगे। अब देखिए तीसरे भाव में कितने सारे ग्रह हैं, शुक्र है, गुरु है, बुध है, सूर्य है, यानी कि 3 ग्रह। और इसमें कौन सा ग्रह साथ में बहुत विशेष है, अति विशेष है, गुरु। लग्नेश है, अपने आप में गुरु है, लग्न का स्वामी, 10वें घर का स्वामी, ये एक प्रकार के पूर्ण योग कारक होते हैं। तो जैसे मैंने कहा, अपने आप में गुरु का तीसरे घर में आना एक नए चैप्टर का शुरुआत आपके जीवन में करेगा। और यहाँ पर बुध भी है जो बुद्धि के कारक हैं, गुरु शुक्र भी हैं जो लक्ष्मी के कारक हैं, और सूर्य हैं, यानी कि हर प्रकार से आपका जीवन यहाँ पर गतिमान होगा, आगे बढ़ेगा। कई प्रकार की सुविधाएं, कई प्रकार के लाभ, कई प्रकार की चेतनाएं, कई प्रकार की चेष्टाएं आपकी यहाँ पर जागृत होंगी। यहाँ से 4 ग्रहों का भाग्य स्थान को देखना, भाग्य की वृद्धि, और पुनः जैसे मैंने कहा मई में भी और जून में भी आपका किसी धार्मिक स्थल पर जाने का एक अवसर आपके लिए बन सकता है, जो बहुत उसके विशेष योग आपके लिए बन रहे हैं। इसके साथ ही कभी कभी हम जब धार्मिक स्थलों की बात करते हैं तो इसमें हम परंपरानुगत जगहों की बात भी कर सकते हैं, यानी कि आपका जो गांव है, आपको अपने कुल देवी या कुल देवता के भी यहाँ पे दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो सकता है, और बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे सनातन धर्म में कुल देवी कुल देवता का पता होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई दोष होते हैं कुंडली में, शुक्र के कारण देवी दोषम होता है, कुछ और ग्रह होते हैं, केतु के कारण भी कई प्रकार के कुल देवता या कुल देवी के दोषम आते हैं। तो वो अगर आपको अवसर मिलता है तो आपको इन जगहों पर अवश्य जहाँ पे जाना चाहिए। लेकिन अदरवाइज ये जो ग्रहों की युति है तीसरे घर में, ये आपके जीवन को चलायमान करेगी। ध्यान क्या रखना है, देखिए 9 ग्रह हैं, उसमें से 4 ग्रह एक ही स्थान पर, यानी कि क्या हुआ, ऊर्जा का बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ गया। तो अति उत्साह से बचना है, जल्दबाजी से बचना है, क्योंकि ये घर ये इस प्रकार की चीज़ें करवा सकता है कि आप अति उत्साहित हो गए और कोई डिसीजन ले लिया, तो उससे आप बच के रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने के पहली ही तारीख को मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा, और मंगल आपके दूसरे घर में आ जाएंगे, अपनी ही राशि में आ रहे हैं तो बहुत स्ट्रांग है। दूसरा उनका नया कालचक्र स्टार्ट हो रहा है। मैं बता चुका हूं कई बार कि राहु केतु को छोड़कर बाकी सारे ग्रहों का जो नया कालचक्र होता है वो मेष से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे मंगल बहुत स्ट्रांग है, और धन स्थान में आ गए कि धन के तो आपके लिए अपार मात्रा में यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज आएंगी। आपके लिए भाग्येश भी हैं, उनका धन स्थान में आना है, यानी कि धन में वृद्धि होगी भाग्य के कारण। और जैसा मैंने कहा कि आपके लिए योग कारक है, तो प्रॉपर्टी हो, क्योंकि कारक है प्रॉपर्टी के, अच्छे स्थान में है, अपनी राशि में है, चौथे से लाभ स्थान में है, प्रॉपर्टी में लाभ होगा, प्रॉपर्टी का लाभ होगा, वाहन खरीदने के योग बनेंगे। दूसरे घर में है जो करियर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो करियर में वृद्धि होगी, करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, क्योंकि जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू कोई जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पंचम से 10वें में है। और जो स्टूडेंट्स पास आउट होकर कोई जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छा है। ओवरऑल मंगल की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। हाँ, शनि की दृष्टि है, गुस्से पर नियंत्रण, वाणी पर नियंत्रण। वाणी पर नियंत्रण अति विशेष, अति महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। नहीं कर पाए तो कई प्रकार की बाधाएं, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है, लेकिन मंगल का कहीं ना कहीं यहाँ पे आना बहुत अच्छा है। ध्यान क्या देना है इस महीने, शनि वक्री हो जाएंगे 29 जून को। कोई भी ग्रह एक दिन में उठकर वक्री नहीं होता, ऐसा नहीं हो कि वो सोचेगा कि मैं कल वक्री हो रहा हूँ तो हो जाऊँ, नहीं। ग्रहों की बहुत चाल या कई प्रकार की जो एक स्थिति बताई गई है उनके स्पीड के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल स्थिर होता है कोई ग्रह, चारी होता है, अतिचारी होता है, मंद अति मंद, वक्र अति वक्र। तो कोई भी ग्रह जब वक्री होने वाला होता है उससे पहले उसकी चाल स्लो होती है। ये वैसे समझाना मुश्किल होता है, जो पंचांग देखेंगे कभी हर ग्रह कितना 1 डिग्री में चल रहा है, क्योंकि वो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, इससे ज़्यादा डीप नहीं जाता मैं, लेकिन ग्रहों की स्पीड होती है। तो कोई भी ग्रह जब वक्री होने वाला होता है, बड़ा ग्रह स्पेशली शनि जैसा, तो पहले वो स्थिर होता है, मंद होता है, धीरे धीरे जाना शुरू होता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। वैसा ही होगा शनि का मंद होना, यानी कि वैसे ही उनको मंद कहा जाता है। शनि का मंद होना, धीरे होना, यानी कि कार्यों में अटकाव आएंगे, कार्यों में रुकावटें आएंगी, काल इनको कहा जाता है शनि महाराज को। तो देखिए कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो स्ट्रांग हो जाता है। जब वक्री होंगे तो स्ट्रांग होंगे, उसकी एक अलग कहानी, एक अलग गाथा होगी। लेकिन यहाँ पर शनि का मंद होना, धीरे स्पीड होगी, तो यानी कि अपने कार्यों में प्री प्लान्ड वे में आपको बढ़ना पड़ेगा, आपको बहुत प्लान्ड मैनर में आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना कब आपके कार्य छूटते चले जाएंगे। जहाँ आपने सोचा कि ये
एक दिन का तो काम है, इसको परसों कर लेता हूँ। वो कब परसों का 3 हफ्ते बदल जाएंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे शनि के मंद होने के कारण अपने हर व्यवस्था को व्यवस्थित करके रखिए, यानी कि हर परिस्थिति का पहले ही मूल्यांकन और पहले ही प्लानिंग ऑर्गेनाइज करके रखेंगे हर चीज़ को, आप तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शनिदेव को पसंद है ये। जो व्यक्ति बहुत एडमिनिस्ट्रेट रहता है, बहुत ऑर्गेनाइज रहता है, वो शनिदेव के प्रिय होते हैं। अब वो पूरा अच्छा प्रभाव दे या नहीं वो अलग बात होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। कभी ना कभी शनि अच्छा प्रभाव देते हैं, लेकिन ये जो व्यक्ति बहुत एडमिनिस्ट्रेट रहता है, बहुत ऑर्गेनाइज रहता है, वर्कहॉलिक होता है, मेहनत करता है, उनको वो शनिदेव के बहुत प्रिय लोग होते हैं। इसके बाद 3 राशि परिवर्तन होंगे 3 दिन के अंदर, 3 या 4 दिन के अंदर। 12 तारीख को शुक्र चौथे घर में, 14 तारीख को बुध चौथे घर में, और 15 तारीख को सूर्य चौथे घर में। अब 3 ग्रह आसपास ही चौथे घर में आ जाएंगे। सबसे पहले तो पुनः प्रॉपर्टी खरीदने का योग यहाँ पे बहुत स्ट्रांग बनना है। क्यों? क्योंकि चौथे घर के स्वामी ही चौथे घर में, और शुक्र अपने आप में सेकेंडरी कारक है प्रॉपर्टी के। मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है करंटली, और सूर्य भी यहाँ पर आ गए, यानी कि सूर्य का प्रकाश यहाँ पर आ गया। तो प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी संबंधित कुछ लीगल केस चल रहा था वो सॉल्व हो सकता है। क्यों? क्योंकि सूर्य अपने आप में सरकार के कारक है, बुध लीगल कार्रवाइयों के कारक है, और सूर्य छठे घर के स्वामी भी हैं। तो यहाँ पे लीगल केस कोई चल रहा था प्रॉपर्टी संबंधित, इवन कोई और, वो भी आपका सॉल्व हो सकता है। और ये सारे ग्रह मिलकर आपके 10वें घर को देखेंगे। सूर्य छठे घर के स्वामी हैं, शुक्र कहीं ना कहीं अष्टमेश है आपके और तीसरे घर के स्वामी हैं, और बुध तो आपके केंद्रों के स्वामी हैं। तो यहाँ पर कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा करने का अवसर मिलेगा। क्योंकि शुक्र 8वें घर के स्वामी है, यहाँ पे जॉब में परिवर्तन करने का भी योग आपका बन सकता है। और सूर्य छठे घर के स्वामी है, अर्थ त्रिकोण, यानी कि कार्य क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। प्रॉब्लम यह है कि सूर्य का दिग्बल खत्म हो चुका है, तो जब दिग्बल सूर्य या मंगल का खत्म होता है तो व्यक्ति का जीवन में अथॉरिटी कम हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर आप अच्छी पोस्ट पे भी काम करते हैं तो भी आपको अपने जूनियर से अपनी बात मनवाना बहुत मुश्किल रहेगा। इतने सारे ग्रह सप्तम से 10वें में, यानी कि बिजनेस में भी आपको बहुत तेज गति से लाभ मिल सकता है। मंगल का मैं एक स्थिति बताना भूल गया कि मंगल दोष बना रहे हैं। मैं कई बार समझा चुका हूँ, फिर भी कभी कभी नए लोग भी जुड़ते हैं चैनल से। तो दूसरे घर का मंगल भी मंगल दोष होता है, शास्त्रोक्त है। कभी कभी नॉर्थ इंडिया में इसको कंसीडर नहीं किया जाता। कभी कभी यूजुअली क्या होता है, क्योंकि आजकल लोग सॉफ्टवेयर से अपने आप निकाल लेते हैं, जो ऐप्स आती हैं, क्योंकि आजकल लोग अपने आप ही गुण मिलान करना शुरू कर दिया है, और उसके बेसिस में शादियां भी कर देते हैं कि हाँ भाई गुण मिल गए। बहुत गलत चीज़ है। गुण मिलान तो कुंडली मिलान का सबसे एक प्रथम सिर्फ स्टेप होता है। गुण मिलान के बेसिस पे अगर आपने शादी कर दी, कोई उसकी गारंटी नहीं होती कि विवाह अच्छा चलेगा। बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। कुंडली मिलान अपने आप में एक बहुत जिस पे पहले बहुत विचार किया जाता था। आज से कई साल पहले कभी कभी दिन निकल जाते थे, जो सच में लोग ज्योतिष में मानते थे, कभी कभी दिन निकल जाते थे कुंडली मिलान में। खैर वो अलग बात है। तो यहाँ पर मंगल दोष दूसरे घर में आपके बन रहा है, तो पुनः जैसे मैंने कहा मैरिड लाइफ पर बुरा प्रभाव अभी भी बना रहेगा। मैरिड लाइफ के लिए ये टाइम अच्छा नहीं है, एग्रेशन बहुत रहेगा, और यहाँ पर मंगल का लेना देना हो गया, यानी कि आपके लाइफ पार्टनर को कोई इंजरी भी हो सकती है, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छा है। चौथे घर में इतने सारे ग्रहों का आना प्रॉपर्टी आदि सबके लिए अच्छा है, लेकिन यहाँ पर जब बुध भी आ गए जो आपके बाधकेश है, मारकेश है, तो अपनी माता जी की सेहत का और अपनी इमोशनल सेहत का, क्योंकि बुध कहीं ना कहीं अच्छे ग्रह हैं। बुध क्या है कि वो जिसके साथ बैठते हैं वैसे बन जाते हैं, लेकिन आपके लिए बाधकेश हैं। तो जब वो स्ट्रांग होते हैं तो आपके बाधकेश स्ट्रांग हुए। इसमें कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति अपने ईगो में आकर गलत निर्णय लेता है, तो उस चीज़ से आपको पूर्णतः बचना है। अदरवाइज तो ये युति आपके लिए अच्छी है। इस महीने की सबसे विशेष चीज़ शनि का ही होगा, और वो 29 तारीख को वक्री भी हो जाएंगे। तो जैसा मैंने शुरू में कहा था, बहुत ऑर्गेनाइज्ड और प्लान्ड होके चलेंगे, सब ठीक रहेगा। नहीं हो पाए तो चीज़ें अवश्य आपके लिए अटकेंगी। जहाँ तक सेहत की बात है, इस महीने कफ रोग बहुत तंग करेंगे। जिनको हृदय संबंधित रोग हैं बहुत केयरफुल रहेगा। अपने खाने पीने पर बहुत विचार कीजिएगा, उल्टा सीधा खाने के कारण प्रॉब्लम्स होंगी। और थायराइड संबंधित रोग भी हो सकते हैं। जिन्होंने बहुत टाइम से अपना ब्लड चेकअप या नॉर्मल या फुल बॉडी चेकअप नहीं कराया, इस महीने अवश्य करवा लीजिएगा। हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ रही हो जो अब तक आपको पता नहीं चला, वो सरफेस पे आ जाए, तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। अब उपाय की बात करते हैं। प्रथम उपाय आपको 3 सोमवार करना है। क्या करना है? आपको शिवजी के मंदिर जाना है। एक पात्र में दूध, गंगा जल, सफ़ेद और काले तिल, इस द्रव्य का आपको एक मिश्रण बनाना है। इन सब चीज़ों का एक
मिश्रित द्रव्य बनाना है और इससे महादेव का अभिषेक करना है। जब अभिषेक कर रहे होंगे तो ओम महेश्वराय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा और इस सबके बाद महादेव को फलों का भोग लगाइएगा, जो भी ऋतु फल अवेलेबल हो, और ओम गंगाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। ये 3 सोमवार करना है और ब्राह्मण देवता को या जो पुरोहित है या फिर मंदिर में कुछ दक्षिणा दे के आइएगा। दूसरा उपाय 3 बृहस्पतिवार करना है। आपको केले के पेड़ की जड़ में थोड़ी सी हल्दी अर्पण करनी है, जल अर्पण करना है और एक दिया घी का आपको केले के पेड़ की जड़ में अर्पण करना है और केले के पेड़ के सामने बैठकर आपको बृहस्पति चालीसा और शिव चालीसा 2-2 बार पाठ करना है। ये 3 बृहस्पतिवार करना है और 3 बृहस्पतिवार ही गौशाला में चारे का दान करना है। ये उपाय आप कर लेंगे श्रद्धा से, मन से, पूरे विश्वास से। जो भी उपाय करें, अनुष्ठान करें, बड़े से बड़ा हवन कर ले, अगर श्रद्धाहीन है, भावनाहीन है, विश्वासहीन है, यकीन मानिए कुछ लाभ नहीं होगा। जहाँ श्रद्धा, विश्वास और एक पूर्ण समर्पण से आप कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी हवन आदि कुछ भी कर ले, उसका लाभ मिलेगा। नहीं है श्रद्धा, बिल्कुल मत कीजिएगा। श्रद्धा के साथ करेंगे, अवश्य लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।